हाँ, देखिए सभी को मेरा नमस्कार। हमने पिछली क्लास में बात की थी दक्षिण के पठार की। समय की कमी के कारण कुछ बिंदु दक्षिण के पठार में से रह गए थे, उनको आज डिस्कस करते हैं और अगले टॉपिक समुद्र तटीय प्रदेश की भी बात करेंगे। देखिए क्या होता है, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, मैंने एक मैप बनाया था आपको दक्षिण के पठार का। ये दक्षिण का पठार की एक शेप बनती है इसमें, यहाँ पर ये। अब इस दक्षिण के पठार में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। दक्षिण के पठार में स्थित पर्वत श्रेणियां, दक्षिण के पठार में स्थित पर्वत श्रेणियां। तो यहाँ पर दोनों तरफ पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी भाग है वो भी पर्वतों से घिरा हुआ है और पूर्वी भाग भी पर्वतों से घिरा हुआ है। इसे पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट पर्वत, और इसे पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिम दिशा है तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत, और इसे पूर्वी घाट पर्वत। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये पूर्वी घाट हुआ और ये पश्चिमी घाट हुआ। ध्यान रखना, घाट और तट, घाट और तट दोनों शब्द अलग अलग हैं। घाट आप समझते हो, घाट पर पानी नहीं होता। घाट ऊंचा होता है जिसमें से पानी को देखा जा सकता है या जिसमें से पानी में जाया जा सकता है, जहाँ तक पानी होता है। और ये जो तट होता है ये एक बॉर्डर लाइन होती है। बॉर्डर लाइन किसकी? स्थल और जल। अब स्थल और जल की जो बॉर्डर लाइन है वो तो ये है, तो इसे तो हम कहेंगे तट। और ये एक जो ऊंचाई वाला प्रदेश है पूरा के पूरा, ये पार्ट और ये पार्ट, इनको हम बोलेंगे घाट। यानी कि कभी भी पानी यहाँ तक पहुँचता नहीं है। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एक घाट प्रदेश, ये तट प्रदेश माना जाता है। तो इस तट प्रदेश को हम तटीय प्रदेशों में अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ पठार की बात कर रहे हैं। तो पठार में दोनों तरफ इनके पर्वत हैं। इस पर्वत का दूसरा नाम हम सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत की बात करेंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे हम सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। सह्याद्री पर्वत। अब सह्याद्री पर्वत पूरा के पूरा ये है, ये वाला पार्ट अपना बनता है। अब इसे हमने 3 भागों में बांटा है। ये हमारा ये उत्तरी सह्याद्री, और ये वाला जो बीच का पार्ट बनता है हमारा, ये मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री,
और ये दक्षिण वाला पार्ट हमारा बनता है दक्षिण सह्याद्री। ये हमारे 3 पार्ट कर दिए हमने इसके। अब उत्तरी सह्याद्री की अगर हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री यहाँ ताप्ती नदी, तापी नदी भी बोलते हैं इसको, इस तापी नदी के पास से जो भ्रंश घाटी है यहाँ से गुजरती है। देखो यहाँ की एक शेप भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ साइड में देख लीजिएगा कि यहाँ एक बनता है हमारा ताप्ती नदी। देखिए इस पार्ट में यहाँ पर ये हमारी ताप्ती नदी है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पर्वत है, ये पर्वत हमारा है अमरकंटक का पठार, और अमरकंटक के पठार के नीचे है सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत ध्यान से देखना, ये विंध्याचल पर्वत है ऊपर, ये सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के बीच में एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी। ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है, यानी कि नर्मदा नदी हमारी यहाँ से निकलती है भ्रंश घाटी से, और इसका जो उद्गम है वो यहाँ पर जो बनता है ये है सॉरी एक ये मैप मिटा देता हूँ, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ तक नहीं जाएगा ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ये यहीं पर स्थित हैं सब ये। तो एक बड़ी शेप मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ छोटे क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक का पठार। तो यहाँ अमरकंटक के पठार से ये नर्मदा नदी निकलती है और दोनों पर्वतों के बीच से बहती है, ये तो हो गई नर्मदा नदी। उसके बाद में यहाँ पर जो नदी बहती है सतपुड़ा पर्वत के नीचे, यहाँ पर बहती है तापी नदी, यानी ताप्ती भी नाम है इसका। ये भी एक भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर अजंता की पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ। ये अजंता और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी है, वो ताप्ती नदी घाटी है, तापी नदी यहाँ से बहती है और इसका उद्गम होता है यहाँ पर। ये फिर कौन सा है? बैतूल का पठार, बैतूल का पठार। ये शेप यहाँ पर एक पठार के अंतर्गत बनती है। जो दक्षिण के पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अपनी कौन सी नदी हो गई? नर्मदा। और यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पर ये फिर भ्रंश घाटी हो गई ताप्ती नदी की। ये अजंता की पहाड़ियाँ, ये हमारी एक उत्तरी सह्याद्री का पार्ट बनती हैं। और उत्तरी सह्याद्री से ये नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा नदी है यहाँ पर, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ ऐसे निकल के ऊपर से जाती हैं यहाँ से ये, और यूँ ऐसे ये खम्मात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये खम्मात की खाड़ी है क्योंकि फिर पर्वत शुरू होता है, ये सह्याद्री पर्वत। अब इस सह्याद्री पर्वत की अगर हम बात करें तो ये सह्याद्री पर्वत अपना बन रहा है उत्तरी सह्याद्री इस ताप्ती नदी से और अपने महाबलेश्वर की पहाड़ी तक। ये यहाँ पर महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ताप्ती नदी में यहीं पर एक कलसूबाई की पहाड़ी भी हैं, कलसूबाई की पहाड़ी। उत्तरी सह्याद्री में कलसूबाई,
कलसूबाई की पहाड़ी, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी। पश्चिमी घाट पर्वत में ही कलसूबाई की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है, जो कि पूरे पठारी क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराती है, पेयजल उपलब्ध कराती है। उसके बाद में यहाँ पर महाबलेश्वर की पहाड़ी, मध्य सह्याद्री माँ के महाबलेश्वर की पहाड़ी। अब महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलेगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार मुंह से भी बोल रहा हूँ, वो आप याद रखना। ये महाबलेश्वर की पहाड़ी है मध्य सह्याद्री में। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी भी पठारी क्षेत्र में से बहती है, यानी कि पश्चिमी घाट से निकलती है और पूरे पठारी क्षेत्र में बहते हुए इस बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यानी कि पूर्वी घाट को से निकलते हुए अपने समुद्र में गिर जाती हैं जाके, और ये बंगाल की खाड़ी है पूरी की पूरी, तो यहाँ पर गिरती हैं। अब हम अगली बात करते हैं, तो यहाँ कर्नाटक आता है। कर्नाटक का पार्ट है, मंगलोर तट आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ दक्षिणी सह्याद्री में, मध्य सह्याद्री में ही, ये मध्य सह्याद्री का ही पार्ट है कर्नाटक तक। तो मध्य सह्याद्री में ही बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। और बाबा बूदन की पहाड़ियों पर ही आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। उनको बोलते हैं हम कुद्रेमुख, तो खान है यहाँ पर। बाबा बूदन की पहाड़ी, खुद पूरी बाबा बूदन की पहाड़ी पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और बाबा बूदन की पहाड़ी में ही एक कुद्रेमुख की खान है, जो कि लौह अयस्क की बहुत बड़ी खान है। यानी बेलाडीला उड़ीसा में एक लौह अयस्क की खान है। बेलाडीला वो सबसे बड़ी खान है पूरे भारत में लौह अयस्क की, लेकिन उसके बाद में अगर दूसरी सबसे बड़ी खान है तो वो कुद्रेमुख की खान है, वो कर्नाटक में है और इन बाबा बूदन की पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत हमारे लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कुद्रेमुख के बाद में फिर चलते हैं दक्षिणी सह्याद्री में, और दक्षिणी सह्याद्री अपनी यहाँ बाबा बूदन की पहाड़ी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपने कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं, केरल में, तमिलनाडु में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये पूर्वी घाट की पर्वत मिल जाते हैं, तो यहाँ 3 जिलों राज्यों का एक समांतर क्षेत्र बनता है, एक सीमांत क्षेत्र बनता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये क्षेत्र बनता है हमारा पूरा। अब यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इधर से आती हैं, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश साइड से, इधर से ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और यहाँ इधर से ऊपर से आ रही हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर ये तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियाँ। तो इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सभी एक क्षेत्र बनता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का सीमांत क्षेत्र। वहाँ पर आके ये सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। तो ये एक पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हमने आपसे बात की। ऐसे ही हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, तो पूर्वी घाट पर भी हमारी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और यहाँ पर इन पर्वतों में भी अपने अन्नामलाई पर्वत पर एक अनाईमुड़ी है, एक चोटी है अन्नामलाई पर्वत पर। अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुड़ी, ये अनाईमुड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर, 2695 मीटर, जो कि अपनी दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत पर
अनाईमुड़ी। कहीं कहीं इसका हमको ऊंचाई देखने को मिलती है तो वो 2800 मीटर भी देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान ना दें, मुख्य रूप से आप याद रखें 2695 मीटर आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलेगी इसकी ऊंचाई, तो वो आप लोग याद रखें। उसके बाद में अगर हम पूर्वी पहाड़ियों की बात करते हैं तो पूर्वी पहाड़ियों में हम देखते हैं जैसे नल्लामलाई, देखो यहाँ उड़ीसा में सबसे ऊपर मिलेगी हमको महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में हम देखते हैं महेंद्रगढ़ सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट में स्थित है और इस पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे नल्लामलाई सैवरोज, नल्लामलाई सैवरोज पर्वत श्रृंखला, और भी बहुत सारी हैं, एर्नाकुलम यहाँ की सबसे फेमस पहाड़ी है आंध्र प्रदेश की एर्नाकुलम। तो ये एक पर्वत श्रृंखला बनती है, इधर पूर्वी घाट क्षेत्र में भी पर्वत श्रृंखला है और इधर पश्चिमी घाट क्षेत्र में भी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला यानी कि यह जो पर्वत, ये पठारी भाग है दक्षिण का पठार, इसका जो पूर्वी पश्चिमी जो तट है इसका इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया बिल्कुल खड़ा है, यानी कि ये एक समानांतर एक ढाल नहीं है इतना। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ आके गिरती हैं वो एक खड्ड का निर्माण करती हैं, प्रपात का निर्माण करती हैं, जल प्रपात का निर्माण करती है। ये यहाँ पर जितने भी क्षेत्र में जो छोटी छोटी सी नदियाँ बहुत सारी गिरती हैं वो जल प्रपात का निर्माण करती हैं, क्योंकि एकदम से ऊपर से गिरती हैं। तो यहाँ पर ये सकरा क्षेत्र है, ये जो एरिया है ये बहुत छोटा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर फिर नदियाँ ऊपर से गिरती हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है। और जितना भी क्षेत्र है वो अपने आप में इतना समृद्ध है कि यहाँ पर बहुत सारी जैव वनस्पति मिलती है। यहाँ पर हमारे पूरे भारत में अगर देखा जाए तो हिमालय के बाद, वो पर्वतीय क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, जब हम पढ़ेंगे मानसून की क्लास में अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे कि यहाँ से मानसून टकराता है इस घाट से, और घाट से टकरा के यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर तक बरसात करता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक इस पूरे क्षेत्र में बरसात होती है। तो सबसे पहले भारत के क्षेत्र में बरसात होती है, यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। और हमने घोषित भी कर रखे हैं जैव विविधता क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र है पूरा के पूरा हमने जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर रखा है, यूनेस्को ने भी कर रखा है उसको। अपने आप में यहाँ पर बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएँ जो सब हैं वो ज़्यादातर एक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं और संरक्षित क्षेत्रों में गिनी जाती हैं। भारत में जो संरक्षित वनों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह जो तटीय भाग है यह बिल्कुल मैदान है। यह जो घाट है ये ज़्यादा ऊंचाई की पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र बनता है लगभग बहुत दूर तक। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि लगभग हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको कि जितनी भी नदियाँ अपने यहाँ जाएंगी पूर्वी घाट से आगे, वो सब नदियाँ अपना जो कुछ बहा के ले गई थी अवसाद, वो यहाँ पर जमा करने लग जाएंगी इस एरिया में तट से पहले। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र बना है वो इन नदियों के द्वारा बहा गया अपशिष्ट पदार्थ यहाँ जमा होने से बना हुआ है। तो यहाँ पर तटीय भाग हैं, हालांकि यहाँ पर एक झील है पुलिकट उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, दो एक अपने आप में बहुत बड़ी झील है यहाँ पर जो कि दंतुरित झील हैं। और यह जो तटीय भाग है वो बड़ा दंतुरित है, दंतुरित मतलब कटा फटा भाग है ये यहाँ का। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने पूरा के पूरा दक्षिण का पठार बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है और इस क्लास में दक्षिण के पठार की पूरी बात हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली हम समुद्र तटीय प्रदेश की बात करेंगे। तो समुद्र तटीय प्रदेश
की बात करते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को अच्छे से देखें और शायद मेरे हिसाब से आपके सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ, अगली हम बात करते हैं आपसे समुद्र तटीय प्रदेश की। समुद्र तटीय प्रदेश का पार्ट बनता है अपना, देखिए समुद्र तटीय प्रदेश। समुद्र तटीय प्रदेश, देखिए समुद्र तटीय प्रदेश में हम लोग पढ़ते हैं ये वाला एरिया। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जब भारत का परिचय पढ़ाया था, परिचय में मैंने बताया था आपको लगभग ये हमारा कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ, और ये यहाँ पर बंगाल में बहती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण यानी कि रेखा नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये कच्छ और ये स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान रखना, यहाँ कच्छ के क्षेत्र से लेकर और ऐसे घूमते हुए यहाँ पर नीचे तमिलनाडु आते और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल तक पहुँचने के लिए पूरा का पूरा जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि लगभग 6000 मीटर। अब 6100 किलोमीटर का जो तटीय क्षेत्र है उसे हमने दो भागों में बांटा। तटीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब दो भाग कौन से हुए? नंबर 1 पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा पूर्वी तटीय प्रदेश। अपना ये कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कुमारी अंतरीप भी बोलते हैं इसे, कुमारी अंतरीप, क्योंकि सबसे अंत में है। और कन्याकुमारी नामक एक जगह है यहाँ पर, पूर्ण रूप से ये सबसे दक्षिण पार्ट, तो ये एक सबसे दक्षिण बिंदु भी है अपने भारत का। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा कॉल आएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है और इंदिरा पॉइंट अपने अंडमान निकोबार में, दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ अपने ये पार्ट बनता है, ये अंडमान निकोबार का, ये इंदिरा पॉइंट। जब द्वीप समूह पढ़ाएंगे, जब इन द्वीपों की बात करेंगे, अभी हम समुद्र तटीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो समुद्र तटीय प्रदेश में हम देखते हैं कि ये पश्चिमी तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, ये तो ये पार्ट कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक का पार्ट हुआ अपना पश्चिमी तटीय प्रदेश, और स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक का पार्ट हुआ पूर्वी तटीय प्रदेश। समझ में आ गया? अब हम एक एक की बात करेंगे, तो एक बार यहाँ से इनको हटाता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कच्छ के मैदान की। कच्छ का मैदान, देखिए आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, नदियाँ पढ़ेंगे जब और अच्छे से सुन लेंगे। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से बहती है। अब यहाँ मान लो जैसे मैं एक बात करूँ आपसे,
ये तो यहाँ से एक सिंधु नदी बहती है और यह जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में से ऐसे आती है, और यहाँ पर इस अरब सागर में, ये अरब सागर है, इस अरब सागर में गिरती है। अब अरब सागर यहाँ तक है, ये पाकिस्तान का पार्ट भी लगता है यहाँ से ऐसे, ये पाकिस्तान है, ये पूरा एरिया क्या है, पाकिस्तान। अब इस पाकिस्तान में जब वो यहाँ आके गिरती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में बहुत सारे बड़े क्षेत्र से बह के आती है, तो अपना अपशिष्ट पदार्थ लाती है और वो यहाँ आके बिछा देती है इस मैदान पूरे क्षेत्र में। तो यहाँ तक का जो एरिया ये बना हुआ है, ये हमारे कच्छ का एरिया पूरा सिंधु नदी के अवसाद से बना हुआ है। आजकल यहाँ पर पानी नहीं है, ऊंचा हो गया ये क्षेत्र, अवसाद जमा होके बार बार, तो ये कच्छ का जो क्षेत्र बनता है हमारा, ये सिंधु नदी के क्षेत्र से बनता है। तो हमने अभी इसकी बात की, और ये बनती है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखना, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज़। खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में, वो गुजरात में हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ हम बात करते हैं अब हम तट की अगर हम बात करें, तो ये तो कच्छ का तट हो गया, कच्छ का तट, और ये यहाँ से दमन द्वीप नाम सुना होगा, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दमन तक का जो पार्ट है ये वाला, ये होगा काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले तट की, वो आता है गोवा। यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर यहाँ एक छोटा सा राज्य है अपना गोवा, गोवा का पार्ट आता है। तो गोवा में अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट बनता है अपना कोंकण तट, कोंकण तट। उसके बाद यहाँ पर एक मैंगलोर है, कर्नाटक का एक अपने आप में तटीय प्रदेश है, बंदरगाह है और पुराना एरिया है, ये वाला पार्ट, ये बनता है हमारा कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और उसके बाद में ये लिख लीजिए मंगलौर, और मंगलौर के बाद में ये अपना कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी तक का पूरा एरिया अपना ये कहलाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ध्यान से नोट करिएगा इनको। ये अपने तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है, और पश्चिमी तटीय प्रदेश काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, यानी कि कच्छ से लेकर दमन तक का जो पार्ट, ये कच्छ की खाड़ी से, ये बीच में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ से लेकर कच्छ की खाड़ी तक का जो पार्ट वो कच्छ का तट कहलाता है। और कच्छ के बाद में जो दमन तक का पार्ट है वो काठियावाड़ तट, और दमन से लेकर गोवा तक का जो पार्ट है वो कोंकण तट, और गोवा से लेकर मंगलौर तक का पार्ट है वो कन्नड़ तट, और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है वो मालाबार तट कहलाता है। यानी कि अपने आप में अगर हम बात करें, एक देखें इस चीज़ को अच्छे से, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र बनता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की अच्छी अच्छी फसलें, चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये अपने तट हैं। देखिए काठियावाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काठियावाड़ का क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर गिर, गुजरात में गिर का जो अभ्यारण्य है, गिर गुजरात, वो यहीं पर है, इस काठियावाड़ वाले क्षेत्र में ही। और यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। हमारे पूरे भारत में अगर हम एशियाई शेरों की बात करें तो एशियाई बब्बर शेर गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो यह काठियावाड़ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर हम कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
यहाँ नारियल चावल प्रसिद्ध है। भाई कोंकण तट की अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में नारियल और चावल, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, यह पूरा क्षेत्र इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। और ज़्यादातर पूरा हिस्सा किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है, क्योंकि दमन के बाद में पूरा गोवा तक का महाराष्ट्र का तट है, तो इसे हम कोंकण तट को महाराष्ट्र तट भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र तट, कोंकण तट का दूसरा नाम महाराष्ट्र तट भी है। उसके बाद में अगर हम कन्नड़ तट की बात करें तो यह पूर्ण रूप से ज़्यादातर कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि गोवा के बाद में फिर कर्नाटक राज्य शुरू हो जाता है। तो कर्नाटक में मंगलौर कर्नाटक का ही एक ज़िला है और अपने आप में तटीय प्रदेश है, बंदरगाह है। तो यह पूरा एरिया कर्नाटक का तट, तो इसे कन्नड़ तट को कर्नाटक तट भी बोल सकते हैं, कर्नाटक तट। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने मालाबार तट की। तो मालाबार तट में मुख्य रूप से लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें यहाँ स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है, अस्थायी कयाल। तो अपने आप में यहाँ देखा जाए तो ये पूरा के पूरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर झीलें, जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, लैगून झील। लैगून झील क्या होती है? लैगून झील का मतलब होता है कि एक प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील का मतलब होता है कि यही पार्ट यहाँ थोड़ा सा अंदर से घुसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, तो उसमें समुद्र का जल भर जाता है, तो वही एक झील बन जाती है। तो केरल वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा ये केरल तट ही कह सकते हैं इसको, मालाबार तट को केरल तट, क्योंकि अधिकांश पार्ट केरल का आता है, थोड़ा सा भाग ही तमिलनाडु का शामिल है इसमें, बाकी ज़्यादातर हिस्सा केरल का आता है, क्योंकि ये केरल राज्य यहाँ पर ऐसे स्थित है, ऐसे ये उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा विस्तार है केरल का, तो पूर्ण रूप से अधिकांश तट केरल का है, तो केरल तट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी तटीय प्रदेश में सबसे पहले हमारा मानसून प्रवेश करता है और सबसे ज़्यादा बरसात मानसून इसी क्षेत्र में करता है। अब बात करते हैं हम पूर्वी तटीय प्रदेश की। तो पूर्वी तटीय प्रदेश स्वर्णरेखा नदी से शुरू होता है, जो कि ये बंगाल में है। बंगाल, पहले इसको पश्चिमी बंगाल कहते थे, आजकल इसका नाम बंगाल पड़ गया है, पश्चिमी शब्द हटा दिया है इसमें से। तो बंगाल से लेकर और यहाँ पर एक कृष्णा नदी बहती है, जो कि मैंने आपको बताया था महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर महाबलेश्वरम की पहाड़ी है, ये मैंने जब पश्चिमी घाट पढ़ाया था अभी इसी वीडियो में, तो पश्चिमी घाट पर मैंने बताया था महाबलेश्वर की पहाड़ी। ये महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है, ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो मुहाना है, कृष्णा नदी का जो मुख है, स्वर्ण रेखा से लेकर कृष्णा नदी तक का जो पार्ट है पूरा पूरा, ये कहलाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है वो कहलाता है पूर्ण रूप से कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ध्यान से सुनिएगा। ये उत्तरी सरकार तट है जो बंगाल की स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी तक का जो पार्ट है, मुख्य रूप से उड़ीसा का मैदान इसमें आता है, ये पूर्ण रूप से उड़ीसा है। और कृष्णा नदी के बाद में ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद फिर तमिलनाडु आता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो पार्ट है वो कोरोमंडल तट है। मुख्य रूप से अधिकांश भाग इसमें तमिलनाडु का आता है, ज़्यादातर भाग इसमें किसका आता है? तमिलनाडु का। तो ध्यान रखना, शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। भारत में अगर हम शीतकालीन वर्षा की बात करें तो शीतकालीन वर्षा यानी कि शीतकालीन मानसून भी कह सकते हैं हम, उत्तरी पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। भारत में अगर उत्तरी पूर्वी मानसून से अगर थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो वो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है, यानी कि उड़ीसा के तमिलनाडु के मैदान में होती है। ये अपना एक तटीय प्रदेश था। अब इस तटीय प्रदेश को हमने एक मैदानों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई मैदानों में बांटा गया है इसको। वो हम देखते हैं उत्कल का मैदान,
उत्कल का मैदान है वो उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में माना जाता है, यानी कि ये उड़ीसा में महानदी, यहाँ पर महानदी बहती है, तो ये उत्कल मैदान है। उत्कल मैदान ये उड़ीसा में है और महानदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है, यानी महानदी के बाढ़ का जो क्षेत्र है, कई बार क्या होता है कि महानदी में बाढ़ आती है और जल दूर दूर तक जाता है, या महानदी में से जिस क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति की जाती है वह उत्कल का मैदान कहलाता है, महानदी का एरिया जो है पूरा के पूरा। उसके बाद में आंध्र का मैदान है जो गोदावरी और कृष्णा का मैदान है, ये पूरा के पूरा ये महानदी गोदावरी, ये गोदावरी है और ये कृष्णा है। तो दोनों नदी का जो क्षेत्र कहलाता है, दोनों नदियों के मध्य का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है हमारा आंध्र का मैदान, आंध्र का मैदान। और आंध्र के मैदान के बाद में आता है हमारा तमिल का मैदान, ये पूरा का पूरा नीचे का अपना तमिल का मैदान, ये तमिल का मैदान। तो आज हमने ये समुद्र तटीय प्रदेश की बात की और तमिलनाडु के मैदान में मुख्य रूप से अत्यधिक उत्पादन होता है चावल का। इन्हें दक्षिण भारत का अन्नागार भी कहा जाता है। जो तमिल का मैदान है इसे दक्षिण भारत का अन्नागार, जैसे हमारा उत्तर भारत का पंजाब है अन्न का कटोरा, ऐसे ही दक्षिण में अन्न का कटोरा या अन्नागार तमिल का मैदान है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन यहीं पर होता है। तो आज हमने ये समुद्र तटीय मैदान की भी बात की। अच्छे से वीडियो देखना, आपके सबके समझ में आएगी। और फिर भी कोई चीज़ इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आई, तो एक दो बार वीडियो देखेंगे तो वह सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। मैंने सारी चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की है मैंने। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अगली क्लास में द्वीप समूह की बात करेंगे।